मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेंद्र राजन, समता मार्ग से। हमारे साथ देश के दो जाने माने गांधी मार्गी कार्यकर्ता हैं। दोनों काफ़ी वरिष्ठ हैं। दोनों का सामाजिक जीवन में काफ़ी योगदान रहा है। कई संघर्ष इनके नाम लिखे हुए हैं। कई शानदार लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हमेशा जनहित के मुद्दों पर ये मुखर रहे हैं। लेकिन आज हम एक विशेष मुद्दे पर इनसे बातचीत करेंगे, जो कि धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर एक ज्वलंत विषय बनता जा रहा है। वो है वाराणसी में गांधी विद्या संस्थान पर प्रशासन ने जिस तरह से अवैध रूप से कब्जा किया है, और जिसमें सामने से तो प्रशासन है, लेकिन वास्तव में कोई हिडन एजेंडा काम कर रहा है, किसी और के लिए हो रहा है। इसका संकेत आप इससे भी समझ सकते हैं कि वहाँ गांधी विद्या संस्थान पर कमिश्नर की अगुवाई में जो अवैध कब्जा किया गया, वो राष्ट्रीय इंदिरा गांधी कला केंद्र की एक ब्रांच, एक शाखा कार्यालय खोलने के नाम पर किया गया। या किसी के भी गले नहीं उतरेगा कि आखिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को कोई जगह तलाशनी थी किसी क्षेत्रीय शाखा के लिए, तो इसके लिए नज़र सर्व सेवा संघ के परिसर पर ही क्यों पड़ी। वह एक सरकारी संस्था है, सरकारी अनुदान से चलती है। उसके लिए 50 एकड़ ज़मीन सरकार कहीं भी मुहैया करा सकती थी। और जैसा कि हम इनसे बातचीत में जानेंगे कि क्या वास्तव में गांधीवादी संस्थाओं पर कब्जे की, उनको अपने नियंत्रण में लेने की कोई साजिश चल रही है। क्या इसी तरह का कुचक्र देश में कई और स्थानों पर भी चल रहा है, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति जो दिल्ली में राजघाट स्थित है, उसका क्या हाल हुआ। जो संस्था गांधी जी के नाम पर बनाई गई है, उनकी स्मृति को जीवंत रखने के लिए वहाँ से निकलने वाली पत्रिका का विशेषांक सावरकर पर निकाला गया। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम होने लगे हैं। इसी तरह की और भी कई चीज़ें दिखती हैं। इसमें सबसे पहली जो चौंकाने वाली चीज़ और बेशर्मी की हद तक जिसको मैं याद करता हूँ, वह है खादी ग्रामोद्योग आयोग हर साल एक कैलेंडर और एक डायरी प्रकाशित करता है। रामधीरज जी आपको याद होगा, मणिमाला जी आपको भी, कि हमेशा जो खादी ग्रामोद्योग आयोग की डायरी हर साल निकलती है, उस पर हमेशा गांधी जी का चित्र होता था। एक संस्था जो गांधी जी के नाम पे चलती है, जिस पे हमेशा गांधी जी का चित्र होता था, जहाँ की डायरी पे, वहाँ न केवल गांधी जी का चित्र हटा दिया गया, गांधी जी का फ़ोटो हटा करके नरेंद्र मोदी का फ़ोटो लगाया गया। इस पर जब बहुत विवाद हुआ, तब भी नहीं हटा रहे थे। जब उन्हें लगने लगा कि इससे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तब जा कर के कदम पीछे खींचे। इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि शायद जब उस लेवल का, उस स्तर का संघर्ष नहीं करेंगे, जब इन्हें लगे कि राजनीतिक नुकसान होगा, तब तक शायद ये अपनी मनमानियों से बाज नहीं आएंगे। अब हम मुखातिब होंगे मणिमाला जी से। मणिमाला जी भी रामधीरज जी की तरह ही जेपी आंदोलन की एक सेनानी रही हैं, और मणिमाला जी का एक खास योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रहा है। बहुत लंबा और सक्रिय जीवन पत्रकारिता और लेखन का रहा है। मणिमाला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब जो हो रहा है, गांधी विद्या संस्थान पर अवैध रूप से कब्जा वगैरह, इस सब के पीछे आपको मोटिव, प्रयोजन क्या दिखता है? देखिए, मैं अगर कहूँ तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। उन दिनों में गांधी स्मृति और दर्शन समिति, जो भारत सरकार के ही संस्कृति विभाग का है, के अंदर है,
वहाँ डायरेक्टर थी। तो जिस दिन 2014 में चुनाव का भी रिजल्ट भी नहीं आया था, एग्जिट पोल शाम को आ गया। दूसरे दिन करीब 25-30 लोगों का एक गैंग मेरे पास आया, और जरा सा भी जो एक शालीनता होती है, कि मैं नहीं कहती कि कोई डायरेक्टर बहुत तोप होता है और उससे, लेकिन फिर भी एक ऑफिस की एक साधारण सी चीज़ होती है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति स्टाफ मीटिंग ले रहा हो सकता है कि कोई और बाहर का आके बैठा हो, पब्लिक प्लेस है वो, तो पब्लिक ही, दोनों कैंपस में पब्लिक ही बहुत आती रहती थी। अब कोई आए और कहे कि डायरेक्टर से मिलना चाहते हैं, तो हम ये तो कह नहीं सकते थे कि नहीं भाई। तो आए, एकदम दरादर दरवाज़ा खुला ही रहता था मेरा, घुस गए, क्या बात है भाई, बात करनी है। हम लोग आए थे, बाहर हमें रोक रखा था, क्या कि तमीज़ से बात कीजिए, इसलिए रोक रखा था कि यहाँ स्टाफ मीटिंग चल रही थी, आप एक पर्चा बढ़ा देते, जैसे ही मीटिंग ओवर होती हम आप लोग को बुला लेते। तो कहते हैं अब हम लोग पर्चा दे के मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, पर्चा भी मत दीजिए, ये मीटिंग ओवर हो जाती तो हम आपको बुला लेते। खैर, हमने अपनी मीटिंग डिस्पर्स कर दी और उनका चलिए क्या बात करनी। फिर मैं बैठी, आराम से बात कीजिए, हम लोग यहाँ रहने आए। क्यों, कैसे? हम बीजेपी हेडक्वार्टर से आए। मैंने कहा तो ये तो गांधी स्मृति और दर्शन समिति है, ये बीजेपी का, इसमें क्या लेना देना? नहीं, हम बीजेपी हेडक्वार्टर से आए हैं तो आपको तो माननी पड़ेगी। मुझे नहीं, अभी तो सरकार भी वैसे कांग्रेस की है, जीत गई है बीजेपी, आएगी उनकी सरकार बिल्कुल, लेकिन हमने तो कांग्रेस सरकार की भी नहीं मानी। हमने तो कई बार यूथ कांग्रेस की मीटिंग का प्रपोजल आया बजाबता, जैसा बाकी के आते हैं पैसे दे के बुकिंग के लिए, सो हमने इनकार कर दिया कि नहीं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी। फिर आप ऐसे बातें कर रहे हैं। तो खैर, उन्होंने एक मैप दिखाया मुझे, बोला कि यहाँ से वहाँ तक जो गांधी के नाम पे ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं ना, सारी ज़मीन चाहिए। एग्जैक्टली यही सेंटेंस था उनका। अच्छा, हाँ, और अभी उन्होंने शपथ नहीं ली है, अभी रिजल्ट नहीं आया है प्रॉपरली, ये तो एग्जिट पोल है, लेकिन उनकी ये भाषा थी, सारी ज़मीन चाहिए, सारी ज़मीन चाहिए गांधी के नाम पे। जितनी उसने उंगली दिखाई उन लोगों ने, यहाँ से वहाँ तक, वो पूरा है ना, बेल्ट, गांधी म्यूजियम, गांधी निधि, और वो पूरी की पूरी देश भर में गांधी के नाम पे जितनी भी ज़मीनें हैं वो ज़मीन चाहिए। बोले तो उसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकती, मैं तो इस एक छोटी सी संस्थान में डायरेक्टर का काम करती हूँ, जो हमारा बायलॉज है उसके हिसाब से हम चलाते हैं, और हम बायलॉज से बाहर नहीं जा सकते, कम से कम मैं तो नहीं चाहूँगी, और आप लोग को यहाँ रहने की जगह नहीं मिली। तो बहुत गालियाँ वालियाँ देकर के वो लोग वहाँ से गए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इनका इवन बिफोर 2014 ये उनका प्लान था कि जैसे, क्योंकि सिर्फ गांधीयन नहीं, ये ध्यान देने की बात है, आज़ादी के आंदोलन का पूरा इतिहास उन्हें मिटा देना है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है कि वो आज़ादी असली आज़ादी थी और मिली, लेकिन अब मिली है, इतिहास यही कहता है कि मिली है, तो क्या करे इसका। तो एक एक करके वो जो आम, अब देखिए आज़ादी के बाद की 3 पीढ़ियाँ गुजर चुकी, हमारी पीढ़ी शायद चौथी पीढ़ी है, जो कि कुछ तो आके चले गए, कुछ जाने को तैयार वाली स्थिति में खड़े हैं। तो हमें तो कम से कम उन लोगों का साहचर्य मिला जो गांधी जी के साथ कभी लड़े थे, या उनके जो दूसरी पीढ़ी थी, जैसे मैं ही तारा गांधी के साथ काम किया, वो गांधी जी की पोती थी, गोपाल कृष्ण गांधी के साथ बड़े अच्छे रिश्ते हैं, राजमोहन गांधी के साथ भी मिलना जुलना होता है। तो हम लोग के साथ एकदम सप्रमाण, जिसको कहते हैं, अरे गांधी जी को नहीं देखा पर ये सब तो देख रहे हैं, और उनके होने का पूरा परिवेश कम से कम है उपलब्ध। ये आज़ादी की लड़ाई के पूरे पद चिन्हों को ख़त्म करना चाहते हैं। नहीं तो ये जालियांवाला बाग को क्यों छेड़ा इन्होंने? अब जालियांवाला बाग जैसा था, जब आप किसी ऐतिहासिक धरोहर को संजोते हैं तो उसका तो मेन पर्पस ये होता है ना कि जैसा है वैसा, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इसको जान सके, समझ सके, प्रेरणा फील कर सके कि क्या था। तो जालियांवाला बाग तो आम जन के शहादत का स्थल था ना। और जब जाती थी अमृतसर, तो जालियांवाला बाग जाती थी, और वो कुआं और वो दीवारों पे जो गोलियों के निशान,
वो सब वैसे ही, तो उसको तो वैसे ही संजोया जाना था ना। जाते थे तो वहाँ का जो गाइड था, जो साफ थे, वो पता यहाँ इधर से आया डायर, यहाँ से खड़ा होकर के उसने गोली चलाने का आदेश दिया और यहाँ ऐसे गोली चली, ऐसे लोग भागे। तो वो जगह तो इस बात को महसूस करने वाली थी ना। तो जब आप उसको सब मिटा करके यहाँ सेल्फी पॉइंट बना दिया, यहाँ ये बना दिया और उसको टूरिस्ट पॉइंट बना दी, तो वो चीज़ तो ख़त्म हो गई ना कि यहाँ पे इतनी भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आम लोग, मतलब वह कोई नेता की शहादत नहीं थी, एकदम साधारण मजदूर, किसान, बैसाखी का त्यौहार मनाने जुटे हुए लोगों की वो शहादत थी। तो इतिहास से एक तरह से अब आने वाली पीढ़ी जब जाएगी, या अभी की पीढ़ी जो है जवान हो रही है या जवान हो चुकी है, वो जब जालियांवाला बाग जाते हैं तो उनको वो फील ही नहीं आती कि वो था क्या, वो हादसा जो हुआ वो क्या था। इसी तरह से चूँकि गांधी नेता थे उस पूरे मूवमेंट के, तो गांधी से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों को, नेहरू से जुड़ी हुई तमाम स्मृतियों तो को, ये जेपी से जुड़ी हुई स्मृतियों को भी मिटा रहे हैं। गांधी और जेपी अलग नहीं थे ना, ये जेपी को अपने से जोड़ते हैं। इसीलिए ना, क्योंकि उस जेपी मूवमेंट का ये हिस्सा असल में थे, या आज किसी ने कहा ना कि घुस गए थे। तो जो भी वो उसमें वो थे, और उसी की बदौलत आज इनको राजपाट मिला है, ये भी सच है कि अपनी जगह इन्होंने समाज में एक रिजेक्टेड पड़े थे समाज में कहीं, उस आंदोलन में घुस करके इन्होंने अपने आप को सोशली सर्वाइव किया। तो जेपी को गांधी से कितना अलग करेंगे आप? गांधी विद्या संस्थान तो जेपी का ही बनाया हुआ था। हाँ, लेकिन सर्व सेवा संघ के दफ्तर में था ना। उनको पूरा सर्व सेवा संघ लेना है। वो तो शुरुआत है, वो सिर्फ शुरुआत है। और जेपी ने बनाई थी, लेकिन बनाई तो थी गांधी विद्या संस्थान, वो मोदी विद्या संस्थान बना देते तो कोई असर नहीं पड़ता था आज, या वो अटल विद्या संस्थान बना देते, संस्थान बना देते तो वहाँ क्या सिखाया जाता? झूठ बोलना सिखाया जाता। तो ये बात होती है ना, जेपी ने गांधी विद्या संस्थान बनाई, गांधी की विरासत को जिंदा रखने की कोशिश की। ये क्यों की? क्योंकि गांधी जब तक जिंदा रहेगा तब तक अहिंसा का जो औजार उन्होंने दिया है, सत्य का जो औजार उन्होंने दिया, वो जिंदा है। और एक और बात कि जब तक गांधी जिंदा रहेंगे, जब तक नेहरू भी जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये नॉन सेपरेबल। कुछ चीज़ें इतिहास में ऐसे चलती है जिसको आप सेपरेट करके इसको हम याद रखेंगे, इसको भूल जाएंगे, वो नहीं होता। तो जेपी वॉज पार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। 1942 का जब सारे बड़े नेता जेल चले गए, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, नेहरू, पटेल, ये तमाम लोग जब जेल में, सरोजनी नायडू, यहाँ तक कि प्रभावती जी, सब जब जेल चले गए, तो जेल के बाहर जिन लोगों ने काम किया वो यही लोग तो थे, जेपी, लोहिया। एक समय तो जेपी को बहुत मतलब कड़वी बातें बोलते थे जब नागालैंड का पीस का वो चलाते थे, शांति मिशन। हाँ, जेपी उस समय तो यही लोग सबसे कड़वी बातें बोलते थे। और भी कई सारी बातें हैं जो कि जेपी से ये कहाँ सहमत होते हैं। जेपी ने कब कहा था हिंदू मुसलमान करो? जेपी तो खुद ही सर्वधर्म मानने वाले थे। जेपी ने ये भी सुझाव दिया था इनको कि शाखा से, मतलब आरएसएस अपनी शाखाएं सबके लिए खोल दे। हाँ, सभी धर्मों को के लिए खोल दे। तो ये कभी जेपी को मानते हैं, वो तो जेपी मूवमेंट में आ गए, क्योंकि इनको समाज में अपने आप को, चूँकि तिरस्कृत थे, तो समाज में अपने आप को प्रतिष्ठित करना था। वो एक प्रतिष्ठित मूवमेंट थी जो लोकतंत्र के लिए चल रही थी, तो उसमें वो आ गए। और चूँकि जेपी के पास अपना हथियार नहीं था, अगर समाजवादी पार्टी टूटी न होती और अगर इनके बजाय कोई गांधी की, ये कांग्रेस की दूसरी ऑल्टरनेट होती, तो मुझे आज भी पक्का विश्वास है कि जेपी इनके साथ नहीं जाते, तो उनके साथ जाते। क्योंकि जेपी के पास कोई पॉलिटिकल ऑर्गन नहीं था और स्थिति ऐसी सामने आ गई थी कि लोकशाही बनाम तानाशाही। अब उस समय इमरजेंसी को तो सपोर्ट कोई भी मूवमेंट का नेता कैसे कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो अब चुनाव लड़ना, बिना लड़े तो जीतिएगा नहीं। जैसे आपने अपना अनुभव बताया कि 2014 का चुनाव परिणाम आने से पहले केवल एग्जिट पोल आ गया था और ये गांधी स्मृति दर्शन में घुस आए कि हमको यहाँ से वहाँ तक सारी ज़मीन चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये इनकी पुरानी योजना है।
ये आज की योजना ही नहीं है, ये आरएसएस के बनने के समय से ही इनकी। देखिए राजेंद्र जी, मुझे अभी भी बहुत आश्चर्य होता है कई बार। मैं तो उस समय नहीं थी, तो एक्चुअल पोजीशन क्या रही होगी ये तो मुझे नहीं पता है। मैंने तो जो लोगों से सुना है और जो पढ़ा है वही कह रही हूँ कि गांधी हत्या को शायद बहुत लाइटली लिया गया। ये मैं कह रही हूँ, हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो क्योंकि मैं खुद तो थी नहीं। जो पढ़ा और जो लोग ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जिन लोगों से सुना, कई लोगों से सुनाते, तो जब वो सुनाते हैं तब तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंदर से कपकपी सी आने लगती है। जैसा लोग बताते हैं कि पूरा शांत हो गया था और किसी के घर में चूल्हा नहीं जला था, तो पब्लिक ने तो उसको बहुत, गांधी हत्या का जो दुख था वो तो अंदर तक था, लेकिन गांधी हत्या की जो साजिश थी वो लोगों तक नहीं पहुंची, क्योंकि गांधी हत्या कर देना इतना आसान था। कितनी लंबी साजिश का वो क्यों फोड़ना होती थी, तो उतना चला होगा लंबा कि गांधी की हत्या कर दो। तो ये तो जब देश गुलाम था, जब इन लोगों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और भी कई जगह इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार, तो हिंदू महासभा वालों ने बनाई थी, कांग्रेस वालों ने तो नहीं बनाई थी ना, सिंध में बनाई। और जहाँ जहाँ इन्होंने बनाया तो पुलिस में अपने लोग तब से ही इन्होंने भरना शुरू कर दिया है। एक चीज़ मुझे और भी बहुत आश्चर्य लगता है कि भगत सिंह को फांसी हुई, तो क्या फांसी की सज़ा मिलने के बाद उनको कोर्ट में आधा घंटा भाषण देने का मौका मिला? गोडसे को तो मिला। सज़ा याफ्ता, सज़ा सुना देने के बाद भी उसको आधा घंटा समय मिलता है कि हमने गांधी को क्यों मारा, ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो इतने लोग तो उन्होंने अपने एक साजिश के तहत तब से ही बढ़ना शुरू कर दिया था। और जब ये आए 77 में, तो मैं पता नहीं, आपको भी पता ही होगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी बने सूचना प्रसारण मंत्री, तो 5 जने और ऑर्गेनाइजर से उठा करके उन्होंने मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के की पोस्ट पे वहाँ से लोगों को रखा, अपॉइंट कराया, आपको भी पता होगा। तो पूरा मीडिया, पूरी अदालती व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था किस तरह से इनके लोगों के हाथ में रहे, इसकी कोशिश आज की नहीं है, वो तब की है। ठीक है, अब आपकी आखिरी टिप्पणी इस पे लेंगे कि ये जो पुरानी योजना है सन की, और जिसके खिलाफ आज राजेंद्र भवन दिल्ली में प्रतिरोध सम्मेलन हुआ, इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाए? कुछ लोगों ने जो सुझाव दिए, एक तो देखिए कि ये सरकार नहीं सुनने वाली है। इस सरकार को अहिंसा की भाषा, इस सरकार को सत्याग्रह की भाषा, सच्चाई की भाषा समझ ही नहीं आती। ये सिर्फ तब समझ सकते हैं जब आप सड़क पर बैठ जाइए। इन्होंने किस 2 आंदोलन की सुनी? शाहीन बाग आंदोलन, जो एनआरसी के खिलाफ पूरे देश में, उसको हम लोग शाहीन बाग आंदोलन कहते हैं। जहाँ जहाँ भी महिलाएं बैठी वो सब शाहीन बाग सिंबल बन गया शाहीन बाग। और एक किसानों का आंदोलन 750 शहादतों के बाद, तो एक जगह उन्होंने कदम आगे नहीं बढ़ाया एनआरसी में, और दूसरी जगह उन्होंने कदम पीछे हटाया। तो जब तक इस तरह से बैठ नहीं जाइएगा तब तक ये सरकार नहीं सुनने वाली है। तो एक ही रास्ता मुझे दिखता है, ये सब करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे एक समझ बनती है, इससे सपोर्ट का दायरा बढ़ता है। तो ये सारे सम्मेलन या आज शाम को जो पैदल मार्च राजघाट तक है, ये सब होते रहने चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि वहाँ उस बिल्डिंग में घुसने ना दिया जाए। मैंने लिखा भी था कि जैसे चिपको में महिलाओं ने पेड़ से चिपक गई थी, वैसे वहाँ ह्यूमन चेन बना करके उस बिल्डिंग के चारों तरफ से, और उसे पकड़ के बैठ जाइए, उसको छोड़ना नहीं है। सिर्फ इसी से लेकिन इससे मान जाएगी, अगर बैठ जाए इस तरह से 6 महीना साल भर, हट जाएगी पीछे। एकमात्र वही रास्ता है। धन्यवाद मित्रों। राम धीरज जी के बाद आपने मणिमाला जी को सुना। मणिमाला जी गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की भूतपूर्व डायरेक्टर, भूतपूर्व निदेशक, और उसके साथ साथ एक्टिविस्ट, और जैसा कि उनकी बात से दिख रहा है कि गांधी विद्या संस्थान का मामला वाराणसी तक सीमित नहीं रहने वाला है। आज दिल्ली में
राजेंद्र भवन में एक प्रतिरोध सम्मेलन इस मुद्दे पर हो रहा है और भविष्य के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि गांधी विद्या संस्थान से जो लड़ाई शुरू हुई है वह एक व्यापक रूप लेगी और आज़ादी के आंदोलन की विरासत को, आज़ादी के आंदोलन के नायकों के जो प्रेरणा स्थल हैं उनको मिटाने, उनको विकृत करने की जो साजिश चल रही है उस पे पानी फिर जाएगा और जो लड़ाई शुरू हुई है, जो मुहिम शुरू हुई है वो रंग लाएगी। धन्यवाद मित्रों। और इसी के साथ मैं अपील करूंगा कि समता मार्ग के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।